वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए और अन्य सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए, जो कि एक प्रकार से बीए के चौथे सेमेस्टर में है, हिंदी अनुवाद जिनका पेपर है। अगर आपका माइनर में भी हिंदी हिंदी अनुवाद है तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। तो हिंदी अनुवाद का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसका कोड होता है HND 203। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में HND 203 कोड का पेपर एक प्रकार से पूछा जाता है। तो ये पहला पेपर है हिंदी अनुवाद फर्स्ट, और एक होगा HND 204 का, तो उसमें हिंदी अनुवाद सेकंड का मॉडल पेपर आएगा, तो उसको भी मैं चर्चा कर दूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आइए अब हम हिंदी अनुवाद से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोजगार की दृष्टि से अनुवाद की संभावना किस क्षेत्र में है, बताएं। रोजगार की दृष्टि से अनुवाद की संभावना किस क्षेत्र में है भैया? संसद और विधानमंडल में अनुवादकों की आवश्यकता बिल्कुल बढ़ रही लगातार। प्रशासन में दुभाषीय अनुवादकों की आवश्यकता, ये भी एक प्रकार से अनुवाद की संभावना है भविष्य में। इसके अलावा विदेश संबंध मतलब विदेशी संबंध और विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए भी आप देखते हैं। और ये सभी दृष्टि से आप जो है अनुवाद, अगर आप एक अच्छे अनुवादक हैं तो आप संसद और विधानमंडल में अनुवादक एक प्रकार के रूप में नौकरी कर सकते हैं। प्रशासन में दुभाषीय अनुवादकों के रूप में आप नौकरी पा सकते हैं। विदेशी संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप नौकरी पा सकते हैं। विश्वविद्यालय में आप अध्यापन के लिए नौकरी पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों क्षेत्र जो है एक प्रकार से रोजगार की दृष्टि से उपलब्ध हैं अनुवादक के लिए। अगला प्रश्न है माध्यम के अनुसार बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, माध्यम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का भेद नहीं है? माध्यम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का भेद नहीं है? तो देखें, इनमें से प्रतीक प्रकार, भाषा प्रकार और लेखन प्रकार। माध्यम के आधार पर अगर देखें तो इनमें से ये सब अनुवाद के भेद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऊपर एक तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। लिपियांत्रण के विषय में सत्य है। लिपियांत्रण के विषय में क्या कथन सत्य है? मूल भाषा के प्रत्येक दृश्य प्रतीक यानी वर्ण लक्ष्य भाषा के दृश्य प्रतीक के रूप में अंतरण होता है। बिल्कुल, मूल भाषा का मतलब होता है जिस भाषा का अनुवाद करना है, और लक्ष्य भाषा का मतलब होता है जिस भाषा में अनुवाद करना है। तो दोनों के दृश्य और प्रतीक और वर्ण जो हैं ये सेम टू सेम उसमें भी होते हैं, यानी बिल्कुल होते हैं। यह अंतरण ध्वनि व्यवस्था के नियमों के अनुसार भी ही होता है। बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। मूल भाषा के स्वनिम इकाई का एक लक्ष्य भाषा की एक स्वनिम इकाई में अंतरण होता है। बिल्कुल, एक स्वनिम इकाई का मतलब एक वाक्य, ठीक है, तो एक वाक्य में उसका भी होता है। जैसे जो है राम बाजार जाता है तो राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब जा रहा है तो गोइंग टू मार्केट, या राम गोज टू मार्केट, ये राम बाजार जाता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगाएंगे ऊपर, तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। लिपि यंत्रण के विषय में ये सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। लिपि यंत्रण का मतलब क्या होता है? देखिए, जो अनुवाद होता है वो एक भाषा का दूसरे भाषा में होता है, लेकिन लिपि यंत्रण एक लिपि का दूसरी लिपि में लिखना। जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया ये राम लिखा है आपने, ये किस लिपि में लिखा हुआ है? ये लिपि है आपकी भैया, जो है ये लिपि है रोमन। और इसी लिपि में अगर हम देखें ये राम ऐसे लिख दें तो ये एक प्रकार से देवनागरी लिपि में होगा, तो इसको भी लिपि अंतरण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है स्वनिम अंतरण और लिपि अंतरण में कौन सा अंतर होता है, बताएं। स्वनिम स्वानिमिक अंतरण और लिपि अंतरण, स्वानिमिक अंतरण और लिपि अंतरण में कौन सा अंतर होता है? क्या अंतर होता है? तो देखें, स्वानिमिक अंतरण केवल ध्वनि परक अंतरण होता है, जबकि मतलब मौखिक माध्यम है, जबकि लिपि अंतरण लिखित होता है। ठीक है, जो स्वनिमिक अंतरण होता है ये ध्वनि परक अंतरण है, यानी मौखिक माध्यम है ये। जबकि आप देखेंगे लिपि अंतरण जो होता है वो लिखित होता है। लिपि अंतरण और स्वानिमिक अंतरण में व्यापक व्याकरणिक और शाब्दिक अंतरण नहीं होता है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है लिपि अंतरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? लिपि अंतरण के संबंध में कौन सा कथन सही है भैया? तो लिपि अंतरण के संबंध में देखिए, सूट विलियम जोन्स ने लिपि अंतरण की इंडो जर्मन पद्धति विकसित करी, बिल्कुल विकसित करी थी। 1894 ईस्वी में जिनेवा में प्राच्यविद सम्मेलन का आयोजन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मोनियर विलियम्स ने एक बृहद संस्कृत अंग्रेजी कोश यानी डिक्शनरी, संस्कृत और अंग्रेजी की डिक्शनरी प्रकाशित की है, बिल्कुल करी। किसने? मोनियर विलियम्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं लिपि यंत्रण के संबंध में। अगला प्रश्न अर्थ की संभावनाओं में शामिल है। अर्थ की संभावनाओं में क्या शामिल है? बोधात्मक अर्थ,
संरचनात्मक अर्थ, सामाजिक और संस्थानिक अर्थ, ये सभी शामिल हैं अर्थ की संभावनाओं में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऊपर तो सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन है इनमें से, मतलब कौन सा चीज सत्य है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है इनमें से। बोधात्मक अर्थ, सॉरी ये परिवहन माध्यम में प्रयुक्त चिन्ह भाषे मतलब भाषोत्तर प्रतीक है, बिल्कुल है। तो परिवहन माध्यम में प्रयुक्त चिन्ह जो है भाषात्तर प्रतीक है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसके अलावा कविता का चित्रकला में परिवर्तन अंतर प्रतीकात्मक का अनुवाद है, ये भी बिल्कुल ठीक है अनुवाद के बारे में। सी ऑप्शन होगा उपरोक्त, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ये और भी दोनों। अगला प्रश्न, अनुवाद की महत्ता या आवश्यकता के जो प्रेरक तत्व हैं वो कौन से हैं। तो अनुवाद की महत्ता या आवश्यकता के प्रेरक तत्वों में केंद्र और राज्य की बहुभाषिकता, चूंकि आप देखेंगे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है इसलिए बहुत जरूरी है। सरकारी कार्यालय के लिए, बैंक के लिए, न्यायालय में आप देखेंगे अनुवादकों की जरूरत पड़ती, तो इसके लिए आवश्यकता है। विधा और विषय के रूप में भी आप देखते हैं अनुवाद का एक प्रकार से बड़ा प्रचलन बढ़ गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी, ठीक है। ये प्रेरक तत्व है अनुवाद की महत्ता को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों को दूसरी मतलब किसी अन्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों के माध्यम से अंतरण को क्या कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों का किसी अन्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था के दृश्य प्रतीकों में के माध्यम से अंतरण ही जो होता है लिपि अंतरण कहलाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के सॉफ्टवेयरों के प्रयोग से कंप्यूटर मशीन के द्वारा किया गया जो अनुवाद होता है उसको क्या बोलते हैं। तो भाषा विज्ञान के सॉफ्टवेयरों के प्रयोग से कंप्यूटर यानी मशीन के द्वारा किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सॉरी, संस्कृत साहित्य अथवा भाषा विज्ञान में अनुवाद कौन सा संदर्भ नहीं है। तो संस्कृत अथवा मतलब संस्कृत साहित्य अथवा भाषा विज्ञान के में अनुवाद का कौन सा संदर्भ है, यहाँ पर नहीं वाला काट दीजिए। कौन सा संदर्भ है भैया, तो देखें प्राप्त से पुनः कथना शब्द चिंता शब्दार्थ चिंतामणि बिल्कुल ठीक है। ज्ञातार्थ से प्रतिपादनम अनुवादे चरणानम ये अष्टाध्यायी में बताएगा, बिल्कुल ठीक है। ये सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है। संस्कृत साहित्य और भाषा विज्ञान में अनुवाद का जो अर्थ है ये सब है, ऑप्शन नंबर डी होगा ऊपर, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है। देखें कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है इनमें से। देखें वैसे तो ये इनमें से सभी सुमेलित हैं, ठीक है, इनमें से सभी। तो यहाँ पर कर लेंगे कि कौन सा शब्द सुमेलित है इनमें से, ठीक है। देखिए तेलुगु अनुदर या अनुवादम, उर्दू तर्जुमा उर्दू में बोलते हैं, कश्मीरी में मतलब कि तरंजम बोलते हैं। तो ऊपर तो सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा काट लेंगे, ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। आगे देखेंगे मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का विकास किस वर्ष हुआ। तो मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का जो विकास हुआ है ये 1964 के आसपास हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने वध धातु का संबंध अनुवाद से माना है। तो वध धातु का संबंध चूंकि वध धातु से संस्कृत के अनुवाद शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, ये भोलानाथ तिवारी स्वीकार करते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दशक अर्थपरक संरचनात्मक मशीनी अनुवाद काल कहा जाता है, बताएं। कौन सा दशक अर्थपरक संरचनात्मक मशीनी अनुवाद का काल कहा जाता है। तो 1970 का दशक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्ली थिसरीज ऑफ ट्रांसलेशन पुस्तक के लेखक। 1920 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, अर्ली थिसरीज ऑफ ट्रांसलेशन पुस्तक का, ठीक है। फ्लोरा रास इमास के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी कन्नड़ मशीनी अनुवाद का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ। तो अंग्रेजी कन्नड़ मशीनी अनुवाद का जो विकास हुआ है यह हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ हैं। अनुवाद की दृष्टि से संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो अष्टाध्यायी भी है, शब्द कल्पद्रुम भी है और शब्दार्थ चिंतामणि भी है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ग्रंथ संस्कृत के बहुत ही प्रमुख ग्रंथ हैं अनुवाद की दृष्टि से। अगला प्रश्न, विचारों की एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है, यह अनुवाद की परिभाषा देते हुए किसने कहा था। तो देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि विचारों की एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा अनुदित मुहावरे हैं। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा अनुदित मुहावरे कौन से हैं भैया। तो वो जो है पुण्य इच्छा और स्वर्ण युग और स्वर्णिम अतीत, ये तीनों होते हैं।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब अनुदित मुहावरे हैं इनके। सुमित्रानंद पंत के प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है सफल अनुवाद की अनिवार्य शर्त क्या है। सफल अनुवाद की अनिवार्य शर्त जो होती है अर्थ ग्रहण करने की सच्ची शक्ति, बिल्कुल राइट आंसर है ये। व्याकरण सम्मत शब्द योजना और वाक्य योजना, ये भी जरूरी है। पारदर्शी, स्पष्ट और सुवाच्य और प्रवाहमयी, बिल्कुल। सफल अनुवाद की अनिवार्य शर्तों में तीनों शर्तें शामिल हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी शर्तें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा उल्लिखित अनुवाद के 6 चरणों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो 6 चरणों में कौन सा तत्व शामिल नहीं भैया, देखिए कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है ना, इनमें से कर ले कौन सा शामिल है। ठीक है, कौन सा शामिल है, यहाँ पर नहीं काट दीजिएगा। ठीक है, तो इसका नहीं काट दीजिए चूंकि ये नहीं गड़बड़ लिख गया है। ठीक है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा उल्लिखित अनुवाद के 6 चरणों में देखिए मूल पाठ का बोधन, विश्लेषण, फिर भावांतरण, फिर पुनरीक्षण, तुलना और समायोजन, ये सब सम्मिलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सम्मिलित हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो है कासा ग्रांदे के अनुसार अनुवाद का कौन सा भेद मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भेद है। तो सौंदर्य परक, तथ्य परक और संस्कृति परक, बिल्कुल डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, यस्यान क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किसने किया। यस्यान क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किसने किया भैया, तो पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। कब किया, 1898 में किया। अगला प्रश्न, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद जो किया है वो रांगीय राघव ने किया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, त्यागपत्र जो कि जनेंद्र कुमार का एक उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो अज्ञे ने किया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दुभाषिया की भूमिका किस अनुवाद में होती है, बताएं। दुभाषिया की भूमिका किस अनुवाद में होती है। तो दुभाषिया की भूमिका आंसू अनुवाद में होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वैराग्य शतक, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, वैराग्य शतक, गीत गोविंद, श्रृंगार शतक और गंगा लहरी का अनुवाद किसने किया। तो वैराग्य शतक, गीत गोविंद, श्रृंगार शतक और गंगा लहरी का अनुवाद जो किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि दो कृतियों की आत्मा या अंतस्त्व एक है, केवल इनके रूप में मामूली अंतर है, तब वह रूपांतरण हुआ, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है भैया, डॉक्टर देवेंद्र कुमार का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाज विज्ञान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। समाज विज्ञान में कौन सा सम्मिलित नहीं भैया, तो ज्योतिष और अंकशास्त्र जो है सामान्य विज्ञान में, मतलब समाज विज्ञान में शामिल नहीं है, ये एक प्राकृतिक विज्ञानों में शामिल है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, ये सब समाज विज्ञान में सम्मिलित हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अनुवाद विज्ञान के विकास में सहायक वैज्ञानिक वारेन बीबर जो थे वो किस देश के थे। बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बताएं, अनुवाद विज्ञान के विकास में सहायक वैज्ञानिक वारेन बीबर जो हैं किस देश के थे। तो ये थे अमेरिका के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रोफेसर आर एम के सिन्हा का संबंध कहाँ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी से है। तो इसका संबंध जो है कानपुर आईआईटी से है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य में अनुवाद से मिलती जुलती परंपरा रही है। संस्कृत साहित्य में अनुवाद से मिलती जुलती परंपरा जो रही है वो टीका, भाष्य और काशिका, ये सब रही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जिस मूल भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस मूल भाषा का अनुवाद किया जाता है उसको स्रोत भाषा कहते हैं। ठीक है, और लक्ष्य भाषा उसको कहते हैं जिसमें अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, मशीनी अनुवाद का दूसरा नाम क्या है। मशीनी अनुवाद का दूसरा नाम है मानव आश्रित मशीन अनुवाद और कंप्यूटर आश्रित मानव अनुवाद। ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा सही दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुवाद प्रक्रिया के 6 सोपान बताए थे किस विद्वान ने, बताएं। अनुवाद प्रक्रिया के 6 सोपानों के बारे में किसने बताया था, तो बाथगेट मैंने बताया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 1976 ईस्वी में प्रत्यक्ष विधि से अनुवाद की एक परिष्कृत संरचना सामने आई, इसका नाम है भैया सिस्ट्रान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1976 में प्रत्यक्ष विधि से अनुवाद की एक परिष्कृत संरचना सामने आई, इसका नाम है सिस्ट्रान। नेक्स्ट प्रश्न है, परोक्ष विधि की मशीनी अनुवाद में गेता किस देश की प्रणाली है। गेता किस देश की प्रणाली है, तो ये है भैया फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, अंतरभाषा विधि के आधार पर मशीनी अनुवाद के लिए विकसित फुजित्सु सिस्टम किस देश का है।
तो फुजित्सु सिस्टम जो है ये एक प्रकार से विचारों को एक भाषा से, मतलब ये प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, प्रश्न पूछा गया है कि अंतर भाषा विधि के आधार पर मशीनी अनुवाद के लिए विकसित जो शब्द है फुजित्सु सिस्टम, ये किस देश का है, तो ये जापान का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मशीनी अनुवाद के घटक हैं? मशीनी अनुवाद के घटक कौन से हैं? देखें, भाषा, मनुष्य और कंप्यूटर, ये तीनों मशीनी अनुवाद के घटक होते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। और मैंने आपको बताया था जब भी हैं मिले आपको डी में उपरोक्त तो सभी हो तो करेक्ट आंसर वही होता है हमेशा। अगला प्रश्न है, पदबंध अभिरचना यानी फ्रेज पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से, तो इनमें से कौन सुमेलित है, इनमें से पूछा जाना चाहिए क्या, कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखेंगे, ये नहीं वाला काट दीजिएगा, ठीक है, ये नहीं वाला ऑप्शन काट दीजिएगा। कौन सही सुमेलित है? पदबंध अभिरचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखें, एलिजा मनोविश्लेषक के रूप में बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट मानव भाषा में दी गई सरल बीजगणितीय समस्याओं को हल करने में, और पैरी मनोरोग चिकित्सक की भूमिका। तो ये तीनों बिल्कुल पद अभिरचना के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, सुमेलित हैं, तीनों सही सुमेलित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं, नाइडा के द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बताएं, नाइडा, इंपॉर्टेंट विद्वान है नाइडा, तो बताएं, नाइडा के द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? विश्लेषण, अंतरण या पुनर्रचना? तो एनालिसिस, ट्रांसफरेंस एंड रिटर्निंग, ये सब संकलित है। ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नाइडा के द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया में ये सब संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, न्यूमार्क द्वारा रेखांकित अनुवाद प्रक्रिया के सोपानों में कौन सम्मिलित है? बताएं, न्यूमार्क द्वारा रेखांकित अनुवाद प्रक्रिया के सोपानों में सम्मिलित है मूल भाषा पाठ भी, बोधन व्याख्या भी और अभिव्यक्ति पुनर्सृजन भी, यानी ये सभी संकलित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाथ गेट के 7 सोपानों में कौन सा सम्मिलित है? बाथ गेट के 7 सोपानों में कौन सा सम्मिलित है भैया? तो उपरोक्त तो सभी सम्मिलित हैं, यानी कि समन्वय, विश्लेषण और बोधन, परिभाषिक अभिव्यक्ति, पुनर्रचना, पुनरीक्षण और पर्यालोचन, ये 6 संकलित हैं। मतलब 7 सोपान में 7 संकलित हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उमर खय्याम की रुबाइयों के प्रसिद्ध अनुवादक कौन है? तो उमर खय्याम की जो रुबाइयाँ हैं उनके अनुवादक हैं हरिवंश राय बच्चन भी, मैथिली शरण गुप्त भी, सुमित्रानंद पंत, केशव प्रसाद पाठक के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया, लिखित रूप में होने वाला अनुवादक पाठ अनुवाद है, तो बिल्कुल लिखित रूप में होने वाला अनुवाद पाठ अनुवाद होता है। दूसरा कथन है, वक्ता के द्वारा वाक्य पूर्ण करते ही दुभाषीय या अनुवादक के द्वारा प्रस्तुत मौखिक संदेश वायु अनुवाद होता है, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न, भाषा या टेप रिकॉर्डर की ध्वनि को लिपिबद्ध करने को क्या कहते हैं? बताएं, भाषण या टेप रिकॉर्डर की ध्वनि को लिपिबद्ध, यानी कोई बोल रहा है और वो लिख करके आ रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ नीचे, अगर आप सीसी वाला कॉलम ऑन करेंगे सबटाइटल वाला, तो आपको वहाँ पर मेरी वॉइस जो है वो लिख करके आ रही होगी। तो भाषण या टेप रिकॉर्डर की ध्वनि को लिपिबद्ध करने को क्या बोलते हैं? लिपिअंकन या लिपियंत्रण? तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं क्या, फटाफट से आप बताएंगे। उसको बोलते हैं लिपिअंकन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप नीचे देखेंगे, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के तो उसमें एक ऑप्शन लिखा होगा ट्रांसक्रिप्शन, अंग्रेजी में लिखा होगा इसी वीडियो में, तो वही होता है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है भाई, बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से? देखिए, पहला कथन है, मूल पाठ में सभी भाषिक स्तरों का लक्ष्य भाषा में अंतरण समग्र अनुवाद कहलाता है, बिल्कुल ये कहलाता है। समग्र अनुवाद व्यवहारिक स्तर पर संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं संभव है। अनुवाद कभी भी समरूपी यानी आइडेंटियल नहीं होता है, बल्कि समतुल्य होता है, इक्विपमेंट होता है, मतलब इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, जब मूल पाठ में आए प्रत्येक शब्द का अनुवाद किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब मूल पाठ में आए प्रत्येक शब्द का अनुवाद किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको शाब्दिक अनुवाद बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मूल पाठ का भाव ग्रहण कर नए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में की गई रचना को क्या कहते हैं? तो मूल पाठ का भाव ग्रहण कर नए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में की गई रचना को क्या बोलते हैं? छाया अनुवाद बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पर्याय कोश की विशेषता क्या है? बताएं,
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पर्याय कोश की क्या विशेषता है भैया? पर्याय कोश की क्या विशेषता है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, पर्याय कोश की क्या विशेषता है? तो पर्याय कोश की विशेषता देखें, यह थियारस से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल ठीक है। वर्ण क्रम से संग्रहण होता है पर्याय कोश में, शब्दों के पर्यायवाची, समानार्थक और विपरीत अर्थों की सूची भी मिल जाती है। तो उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है एक भाषिक कोश, कोश माने डिक्शनरी। तो एक भाषा से रिलेटेड जो कोश होता है उसको एक भाषिक कोश कहते हैं। तो एक भाषिक कोश की क्या उपयोगिता होती है? एक भाषिक कोश की उपयोगिता होती है कि स्रोत भाषा के आप प्रचलित शब्द को आप जान पाएंगे और किसी शब्द का विशेष संदर्भ में अर्थ जानने के लिए एक भाषिक कोश उपयोगी होता है। सी ऑप्शन आ और बा दोनों राइट आंसर होंगे इसके। द्विभाषिक कोश की क्या उपयोगिता है? द्विभाषिक कोश की उपयोगिता है स्रोत भाषा के शब्द का लक्ष्य भाषा में प्रति शब्द जानना और व्यावसायिक और तकनीकी विषयों की परिभाषिक शब्दावलियों को जानना। ये द्विभाषिक कोश की उपयोगिता होती है। तो इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न एक भाषिक कोश के उदाहरण है। एक भाषिक कोश के उदाहरणों में आपका शामिल है हिंदी शब्द सागर या संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर, जो है संस्थापक हैं इसके रामचंद्र वर्मा, और दूसरा है बृहत हिंदी कोश, इसके संस्थापक हैं कालिका प्रसाद और अन्य। तो इस तरीके से ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। ये एक भाषिक कोश के उदाहरण है, हिंदी शब्द सागर और बृहत हिंदी कोश, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन है? तो रामचंद्र वर्मा, और बृहत हिंदी कोश के संस्थापक कौन है? तो कालिका प्रसाद और अन्य, ठीक है। अगला प्रश्न द्विभाषिक कोश सहायक होते हैं। द्विभाषिक कोश किसमें सहायक होते हैं भैया? तो स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में पर्यायवाची देखने के लिए या पर्याय देखने के लिए, यानी कि जो स्रोत भाषा है उसको जो मतलब बनाते हैं, इसमें अगर कैट कहते हैं स्रोत भाषा में उसको, तो उसी को बिल्ली एक प्रकार से लक्ष्य भाषा में बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझने में उपयोगी होता है, और लक्ष्य भाषा का स्रोत भाषा में पर्याय देखने के लिए, दोनों। सी ऑप्शन आ और बा दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न द्विभाषिक कोश है। द्विभाषिक कोश क्या होता है? द्विभाषिक कोश इनमें से क्या है? स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा पर्याय देखने में और लक्ष्य भाषा का स्रोत भाषा पर्याय देखने में, ए और बी दोनों। सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है उपभाषा कोश के संबंध में सत्य है। उपभाषा कोश के संबंध में क्या सत्य है भैया? तो किसी बोली के शब्द को जानने के लिए मानक भाषा के साहित्य में मानक भाषा के से इतर शब्दों के संदर्भ को समझने के लिए और आंचलिक और कथा साहित्य को समझने में ये उपभाषा कोश का संबंध, मतलब इसके बारे में तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। उपरोक्त इसका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अपभाषा कोश में अपभाषा या उपभाषा उपभाषा कोश में के संबंध में सत्य है। उपभाषा कोश की अगर बात की है तो मानक भाषा से इतर बोलचाल के शब्द को समझने में सहायक है, ये बिल्कुल ठीक है। खुंदक ठुल्ला आदि ऐसे शब्द इसमें आपको मिलेंगे। कई बार मानक शब्दों के निहितार्थ को समझने में भी उपयोगी होता है उपभाषा कोश, ठीक है। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है उपभाषा कोश के अनुसार सभी निहितार्थ होगा। तो देखिए पिक्ट का मतलब क्या होता है? अचार डाला हुआ। शब्दार्थ इसका होगा नशे में धुत, मतलब कि अचार डाला हुआ है। पिकल्ड का मतलब क्या होता है? अचार डाला हुआ, इसका शब्दार्थ होगा, लेकिन इसका निहितार्थ क्या होगा? नशे में धुत होना। अगला प्रश्न है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है बाल्टी को लात मारना, ठीक है। जबकि किक द बकेट का मतलब होता है, उसका निहितार्थ होता है मर जाना। ऐसे ही बी आ ब्यूटी का मतलब होता है सुंदर व्यक्ति होना, ठीक है। ये इसका शब्दार्थ है, लेकिन इसका जो निहितार्थ है वो होता है फूहड़ और अविश्वसनीय, ठीक है। इसका डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिग कैट का सही अनुवाद क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बताएं बिग कैट का सही अनुवाद क्या होगा? बिग कैट का सही अनुवाद होगा बाघ तेंदुए जैसी बिल्ली जातीय, मतलब कि बिल्ली जाति की जो वन्य प्रजातियां हैं वो, ठीक है। सा ऑप्शन। अगला प्रश्न है लीला शब्द के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? लीला शब्द के अनुवाद के लिए क्या अपेक्षित है इनमें से? देखें पुराण कोश, मिथक कोश और विषय कोश, सभी अपेक्षित हैं, डी ऑप्शन। उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है एकिल्स हील का सही अनुवाद क्या होगा? एकिल्स हील का या एचिल्स हील का सही अनुवाद क्या होगा भैया? एचिल्स हील का सही अनुवाद होगा घातक कमजोरी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हिंदी शब्दकोश में पहला शब्द क्या होगा? हिंदी शब्दकोश में पहला जो शब्द होगा वो होगा अजर, ठीक है। अजर, ठीक है। देखिए क्यों होगा अजर? तीनों आ से हम आप सोच रहे पहले कौन सा? सबसे पहले आ मिलाएंगे तो आ पहले आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आ के बाद में फिर जो है बा वाला फिर देखेंगे पीछे, इसके आ के पीछे जो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जा इस सबसे पहले आता है, माँ
धा और सा, इन तीनों से पहले जा आता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजर, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, एडहॉक का क्या अर्थ होता है? एडहॉक का अर्थ क्या होता है? एडहॉक का अर्थ होता है तदर्थ हिंदी में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइन डाई का अर्थ क्या होता है? साइन डाई का अर्थ होता है अनिश्चित काल तक, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डिफेक्टो का क्या अर्थ होता है? डिफेक्टो का मतलब होता है वास्तव में, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, थियारस राज्य में मूलतः कितने शब्द थे? थियारस राज्य में मूलतः 1000 शब्द थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत में अमरकोश या हलायुद्ध क्या है? संस्कृत में अमरकोश या हलायुद्ध जो होता है ये शब्दकोश है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, डिक्शनरी है। ये प्रश्न यहाँ पर आपके 7-8 प्रश्न तैयार होने वाले हैं। देखें यहाँ पर है मद्दाह, मद्दाह जो है हिंदी बांग्ला कोश है, इसका प्रकाशन 1915 में हुआ है, ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने इसका संपादन किया है। मद्दाह का हिंदी और बांग्ला का ये डिक्शनरी, हिंदी बांग्ला की डिक्शनरी है। दूसरी, हिंदुस्तान भाषा का कोश 1704 में इसका संपादन हुआ, किसके द्वारा? फ्रांसिस एम तुरुनेसिस के द्वारा, ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसके अलावा आ डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज 1773 में इसका प्रकाशन मतलब हुआ, संपादन हुआ जॉन फर्ग्यूसन के द्वारा। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से आप ऐसा कर लें, इस प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन कर लीजिएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन में, तो वही लगा दीजिएगा। ये तीनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखें, हिंदी मुहावरे एक प्रकार से ये पुस्तक है, इस ग्रंथ है, 1923 में प्रकाशित है, राम दहिन मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, जो है मस्तलानाम मतलब कि मसलानामा, मसलानामा जो है ये जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, बी ऑप्शन राइट, मतलब कि इसका बी भी करेक्ट है। अ डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तान प्रोवर्ब्स, ये 1984 में प्रकाशन इसका हुआ है, फैलन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये सही सुमेलित है, ये सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।